हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 8 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर जो आपके 2024 एग्ज़ाम में यानी 23 अगस्त से जो एग्ज़ाम आपका शुरू हो रहा है उसमें डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रभावों की विवेचना करें या अमेरिका के राज्य क्रांति के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे, संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना कैसे हुई या स्वतंत्रता हेतु अमेरिकी युद्ध के कारण की विवेचना करें या अमेरिकी राज्य क्रांति के कारणों की विवेचना करें। ये सारे क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, और कोई सा भी क्वेश्चन पूछे इसमें इस वीडियो में आपको सभी का आंसर एक ही आंसर के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वीडियो लास्ट तक देखिए। ठीक है, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचे नहीं है। पेपर 5 और 7 है ना, पेपर 5 और 7 का वीडियो में ऑलरेडी पूरा का आंसर मैं करा चुका हूँ। पेपर 8 का ये पहला वीडियो है। ठीक है, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा वीडियो पे, लाइक कमेंट्स है ना आए, वॉच टाइम आए तो मैं फिर आगे कोशिश करूँगा कि सारे आंसर करा दिया जाए। ठीक है, पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्लियर, आई होप कि आप लोगों को दिख रही होगी। ठीक है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। एग्जाम में जो भी नंबर में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 100% मान के चलिए, इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर लिख के यहाँ पे उत्तर लिख के परिचय लिखेंगे, चाहे आप पृष्ठभूमि भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखेंगे इसमें हमको परिचय में क्या लिखना है कि विश्व के इतिहास में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का विशेष स्थान प्राप्त है। इस स्वतंत्रता युद्ध के दौरान प्रथम बार यूरोपियन उपनिवेशवाद को चुनौती दी गई। देखिए, अमेरिका के इतिहास में, विश्व के इतिहास में अमेरिका का यह जो स्वतंत्रता संग्राम था, ये जो राष्ट्रवादी आंदोलन था जिसने अंग्रेज़ों को वहाँ से उखाड़ फेंका, इसका बहुत ही विशेष स्थान प्राप्त है। क्योंकि यहाँ पे जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ है ना, इसको देख करके जो इंग्लैंड के अन्य उपनिवेश थे देश, उन लोगों के मन में भी भावना जागा कि अमेरिका कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो सारे विश्व पे प्रभाव पड़ा बाबू, जहाँ पे उपनिवेश था इंग्लैंड का है ना, और पहली बार अंग्रेज़ों को किसी उपनिवेश ने चुनौती दी थी, और चुनौती नहीं दी थी बल्कि अपने देश से उखाड़ फेंका था, है ना। ये भी बात है। अरे कि न केवल चुनौती दी बल्कि उन्हें पराजित भी किया। अमेरिका ब्रिटिश साम्राज्य का एक लाभदायक उपनिवेश यानी गुलाम था। ठीक है, जिसका ब्रिटिश सरकार बहुत ही बुरे तरह से शोषण कर रही थी। उपनिवेश बनाकर तो उनका काम ही था शोषण करना। अतः अमेरिका के जनता ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी और स्वतंत्रता युद्ध आरंभ कर 1976 में स्वतंत्रता प्राप्त की। 1964 में शुरू किया था आंदोलन और 1976 में स्वतंत्रता प्राप्त भी कर लिया। देखिए, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारणों एवं घटनाओं से अंग्रेज़ों की पराजय हुई, जो हम नीचे पढ़ने वाले हैं, और अमेरिका को जीत मिली। इस प्रकार से 1976 के स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका को ब्रिटेन के गुलामी प्रथा से मुक्ति मिली। देखिए, वीडियो लंबी होगी, आपको पता है आप बीए में पढ़ रहे, क्वेश्चन 7-8 पेज से कम में लिखने नहीं होते हैं। और बाबू देखिए, आपका पेपर 5 और मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका कम नंबर भी आया है ना ऑनर्स पेपर में, इसमें बाजी मार लीजिए क्योंकि अब मौका ना मिलेगा, फिर फर्स्ट डिवीज़न छूट ना जाए आपका। ठीक है, अगर लड़कियां है तो आप फर्स्ट डिवीज़न ही नहीं 50,000 रुपया भी छोड़ रहे हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। देखिए कारण, अब क्या क्या कारण थे पहले हम वो देखेंगे, फिर परिणाम प्रभाव देखेंगे, है ना। देखिए, अमेरिका में ब्रिटेन का सत्ता स्थापित हो गया था। ब्रिटेन सत्ता से छुटकारा पाने के लिए अमेरिकी उपनिवेशों ने ब्रिटेन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, जिसके कई कारण हैं, जिसमें से प्रमुख निम्नलिखित है जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। पहले राजनीतिक कारण, क्लियर। चलिए, अब राजनीतिक कारण में उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए,
उपनिवेशों का प्रशासन इंग्लैंड में प्रचलित शासन की व्यवस्था के अनुरूप ही था। उपनिवेशवासियों को प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं थी। इंग्लैंड में प्रचलित कानून ही उपनिवेशों के लिए लागू था। न्याय व्यवस्था जूरी एवं सामान्य कानून पर आधारित थी। ऊंचे ऊंचे पदों पर अंग्रेज को ही नियुक्त किया जाता था। प्रशासन का प्रधान इंग्लैंड के राजा द्वारा नियुक्त गवर्नर ही होते थे। वे राजा के प्रति उत्तरदायी थे, न कि अपने कार्यक्षेत्र और उपनिवेश के प्रति, है ना, जो क्रांति का कारण बना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उपनिवेश मतलब यहाँ जो अमेरिका में जो इंग्लैंड का जो उस समय शासन था, तो जो प्रशासन व्यवस्था थी वो इंग्लैंड के अनुरूप ही थी। यानी वहाँ का राजा जो फैसला कर देता था उसी हिसाब से, जो कानून बना देता था उसी हिसाब से उपनिवेश पे भी लागू होता था। ऐसे में क्या हुआ कि अमेरिकी जो उपनिवेश थे उन लोगों को ऊंचे ऊंचे पद नहीं दिया जाता था। यहाँ पर अंग्रेज को ही ऊंचे ऊंचे पद दिया जाता था प्रशासनिक व्यवस्था में। और न्याय व्यवस्था जूरी एवं सामान्य कानून की तरह ही था, है ना, जैसे इंग्लैंड में होता था। इसके अलावा इंग्लैंड के राजा द्वारा जो एक व्यक्ति को चुन लिया जाता था उन्हें गवर्नर के रूप में उपनिवेश वाले देश में भेज दिया जाता था, और वही वहाँ का, समझिए कि उपनिवेश वाला देश का राजा होता था। और वो अपने राजा, इंग्लैंड के राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे, ना कि वो अपने कार्य के प्रति, ठीक है, या उपनिवेशों के हित के प्रति, है ना। तो इस तरह से पहला कारण हमारा उपनिवेशों की प्रशासनिक व्यवस्था थी। क्लियर? आई होप कि आप समझे होंगे। अगला देखिए, जॉर्ज टिटिये का निरंकुश शासन। बहुत ही कमीना इंसान था जॉर्ज टिटिये, है ना। ये बहुत बड़ा कारण बना था इस क्रांति का। देखिए 1780 से 1820 तक का जीवन अवधि जॉर्ज टिटिये का रहा था। वह अपने समय का सबसे निरंकुश सम्राट था। वह मंत्रिमंडल के आदेशों की अवहेलना करता था। यानी आपको पता ही है, लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होते हैं, है ना, तो वहाँ पे सभी की बात सुनी जाती है संसद में, लेकिन वहाँ ये न सबका अवहेलना करता था, है ना। उसका कहना था कि इंग्लैंड अमेरिका के रक्षा का भार लिया है, अतः इंग्लैंड को पूर्ण अधिकार है यहाँ के उपनिवेशों से धन प्राप्त करे, और इसके लिए उसने कठोर दमनकारी नीति अपनाया है, जिससे उसके खिलाफ मतलब लोग उसके खिलाफ हो गए, जो आगे चलकर क्रांति का कारण बना। समझ रहे हैं कि ये मंत्रिमंडल की बातों की अवहेलना करता था। ये मानता था कि हम लोग, इंग्लैंड उसकी रक्षा का भार लिया है अमेरिका का, इसलिए जिस तरह से भी हो हम धन उससे कमा सकते हैं, चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। तो ये तो गलत है ना। चलिए अगला जो राजनीतिक कारण में हम देखते हैं वो है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। इस युद्ध को आप लोग जानते होइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है। देखिए अमेरिका में ब्रिटेन और फ्रांस के बस्तियों का बंटवारा नहीं होता है। यानी यहाँ से एक बात और उठता है कि अमेरिका में उस समय उपनिवेश सिर्फ इंग्लैंड ही उपनिवेश नहीं बनाया था अमेरिका को, फ्रांस भी बनाया था, लेकिन इन दोनों की बस्तियों की बंटवारा नहीं थी। कौन सा बस्ती, कौन सा क्षेत्र फ्रांस का उपनिवेश है और कौन सा क्षेत्र इंग्लैंड का। इसलिए दोनों में युद्ध चला, यानी फ्रांस और इंग्लैंड में युद्ध चला। यह युद्ध 1756 से 1763 तक चला, यानी 60 वर्ष तक। इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, जिसमें अंग्रेज जीत गया और फ्रांस की बुरी तरह से हार हो गई। इस युद्ध में उपनिवेश ने भी इंग्लैंड के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। यहाँ पे ये गलत है, हॉलीवुड नहीं है। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध के कारण, है ना, अमेरिका में अस्त्र शस्त्र का उद्योग का विकास हुआ। उपनिवेशों के पास भी अस्त्र शस्त्र आ चुका था और वह युद्ध करने के लिए भी तैयार हो गए थे। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद ही अमेरिका का इतिहास शुरू हुआ।
अब आपको मैं समझाता हूँ एक बार फिर से अच्छे से इस पॉइंट को। सप्तवर्षीय युद्ध जो कि 1756 से 1763 तक चला था, है ना। और क्यों चला था, तो देखिए फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में अमेरिका का जो बस्तियाँ था दोनों का कब्जा था, दोनों का उपनिवेश भाग था। तो बंटवारा नहीं हुआ था कि ये क्षेत्र फ्रांस का, ये क्षेत्र अमेरिका का। दोनों में बार बार झगड़े होते रहते थे। इस बार थोड़ा युद्ध में बदल गया और इस युद्ध में जो अमेरिका की जनता थी, समझ रहे हैं, उसने साथ दिया अमेरिका का, सॉरी वो इंग्लैंड का साथ दिया। और इंग्लैंड का साथ दिया, इससे हुआ क्या कि इंग्लैंड तो जीत गया, लेकिन इससे क्या हुआ, अमेरिका के जनता में लड़ना सीखा उन्होंने, है ना। सबसे पहली बात कि उन्होंने लड़ना सीखा। और साथ ही साथ 7 वर्ष तक युद्ध चला। तो अस्त्र शस्त्र की जब कमी हुई तो अस्त्र शस्त्र वहाँ पे, एक मिनट दोस्तों, तो अस्त्र शस्त्र वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने आविष्कार करना सीखा, है ना। और युद्ध के लिए पूर्ण तरह से वहाँ का जनता तैयार हो गया। तो यही कारण है कि मतलब यह भी एक कारण बनता है हमारा कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का। ठीक है, चलिए 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है, फिर हम लोग पढ़ते हैं इस पॉइंट को। रिलेटेड सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, कोई भी दिक्कत हो समझने में ना आता आप कमेंट करें, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। स्टाम्प एक्ट, राजनीतिक कारण में ये आखिरी पॉइंट जो मैंने बनाया है, स्टाम्प एक्ट, ये क्या है थोड़ा पढ़ लेते हैं। सन 1965 में स्टाम्प एक्ट पारित किया गया, जिसके अनुसार कानूनी कागजों पर या उपनिवेशों के न्यायालयों के कामकाज में भी ब्रिटिश स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया। इस कानून को पास करते समय संसद में उपनिवेश का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था, जिसके कारण स्टाम्प एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी गई, जो आगे चलकर अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का कारण बना। कह रहा है कि स्टाम्प एक्ट जो 1965 में पारित किया गया था, यानी न्यायालयों के कामकाज के लिए, ठीक है, किंतु इसमें कोई भी उपनिवेश का प्रतिनिधि शामिल नहीं था। तो भाई जब शामिल ही नहीं तो उसके प्रति वो अच्छा कैसे करेगा। तो इसके खिलाफ अमेरिकी उपनिवेशों ने इंग्लैंड के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी, नहीं भाई ये गलत है, ये गलत है। ऐसे ऐसे में ये स्वतंत्रता संग्राम यानी क्रांति की तरफ ये कानून मतलब बढ़ा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं सामाजिक कारण। देखिए सामाजिक कारण क्या था। देखिए थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैं अभी आपको थोड़ा बाहर में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस समय ना क्या होता है, वीडियो बनाना भी ज़रूरी था, मैं घर पे इस समय हल्ला होते रहा, तो थोड़ा मैं बाहर आके बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मोर की आवाज़ आएंगे, थोड़ा गाड़ी की आवाज़ आएंगे, किंतु मैं अपना आवाज़ मतलब और तेज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए सामाजिक और धार्मिक कारण। देखिए इंग्लैंड और उपनिवेशों की सामाजिक संरचना में मूलभूत अंतर था। इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था एवं कुलीनों का प्रभाव था। इसके विपरीत अमेरिका में समानता की भावना एवं जनतांत्रिक मूल्यों को अधिक महत्व देता था, जिसके कारण दोनों के बीच में समन्वय स्थापित न हो सका और यह क्रांति का रूप ले लिया। सबसे पहला आपको समझना सामंतवादी क्या होता है। सामंतवादी व्यवस्था एवं कुलीन तो बड़े लोग, जो अमीर लोग, जो धनी लोग होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। तो उस समय इंग्लैंड में कुलीनों का प्रभाव था। और सामंतवादी व्यवस्था एक्चुअली में क्या होता है, ज़मीन जो जिसे पहले जो राजा के पास जो व्यक्ति उच्च अधिकारी जो काम करते थे उसको ज़मीन के वेतन के बदले ज़मीन दे दिया जाता था। जब उसके पास बहुत ही ज़मीन हो जाता था वो सामंत बन जाता था। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा सामंत हो गया तो वही सामंतवादी व्यवस्था वो हो गया, ठीक है। तो ऐसे व्यवस्था थी इंग्लैंड में जो कि अमेरिका नहीं चाहता था। अमेरिका का वो गणतंत्र होना चाहता था।
वो सबको समान रूप से देखना चाहता, समानता की भावना था। तो दोनों की भावना ही मैच नहीं करी, है ना। तो भाई क्रांति तो होगा ही होगा, क्रांति कोई एक कारण से नहीं होती। जो जो कारण मैं बता रहा हूँ इतना ये सब है। देखिए, मध्यम वर्ग का उदय, क्रांति होने के पहले ही अमेरिका में एक सशक्त मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, मतलब हो रहा था। ये लोग शिक्षित, धनी एवं स्वतंत्र प्रगतिशील विचारों के समर्थक थे। उसमें सैनिक कुशलता, रण कुशलता भी थी, जो उपनिवेशों के शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता एवं समानता का प्रचार कर रहे थे बाबू। समझे, मध्यम वर्ग का बहुत ही बड़ा योगदान है इस क्रांति में, कि इन्होंने ही लोगों को मन में भावना भरी कि अमेरिका हम पे ज़बरदस्ती हम पे अत्याचार कर रहे हैं ना। ये लोग पढ़े लिखे होते थे, धनी होते थे, शिक्षित होते थे, कार्य कुशलता से लेकर के युद्ध शैली सब ये जानते थे, है ना। तो ये भी एक कारण बना। अगला है धार्मिक कारण। इंग्लैंड में देखिए एंग्लिकन संप्रदाय तथा चर्च का प्रभाव था, आपको पता ही है, किंतु उपनिवेशवासी प्यूरिटन मत के पोषक थे। दो मत हुआ, दोनों ईसाई धर्म में आते हैं। एंग्लिकन मत जो इंग्लैंड में चल रहा था और प्यूरिटन मत जो अमेरिका था। और एंग्लिकनों को घृणा की दृष्टि से देखते थे कौन? प्यूरिटन वाले या अमेरिका वाले। इंग्लैंड से प्यूरिटन संप्रदाय के लोग अमेरिका भागकर अपनी जान बचाने का उपाय ढूंढने लगे। यानी जो प्यूरिटन इंग्लैंड में थे वहाँ से वो भागने लगे। कहाँ आ रहे थे? अमेरिका आ रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्यूरिटन मत को समर्थन था। देखिए, इससे अमेरिका के प्यूरिटनों का मन इंग्लैंड से फटने लगा, जो एक क्रांति का रूप ले लिया। वहाँ से कोई आज ही देखिए हम लोग बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वो भाग के यहाँ आएंगे तो हमें भी तो दुख होगा ना कि उसे मार के भगाया जा रहा है। अब हम उसे रखे तो भी हमारे देश के लिए थोड़ा परेशानी है, और ना रखे तो मानवता के खिलाफ होगा, और उन्हें ना बचाए तो, है ना। तो ऐसे में वो यहाँ भाग के आएंगे तो हमारे मन में वहाँ उसको आज़ादी दिलाने की बात सूझेगी ना। हाँ सूझेगी, तो क्रांति होगा ना। किंतु इस समय क्रांति वैसे नहीं था, ठीक है ना। तो ये भी एक कारण था। देखिए, और तत्कालीन कारण तो हर एक क्रांति हर चीज़ का होता, इसका भी तत्कालीन कारण था। देखिए, लॉर्ड नाथ ने चाय पर टैक्स बढ़ा दिया। यह चाय भारत से अमेरिका यह चाय भारत से अमेरिकी पहुंचाई जाती थी। जब ब्रिटिश जहाज चाय लेकर अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका ने इसका विरोध किया। कुछ क्रांतिकारियों ने मजदूरों के वेश में आकर जहाज पे चढ़ गया और वहां पहुंचकर 340 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। चाय के 340 पेटियों को समुद्र में फेंकने के कारण ब्रिटिश सेनाओं ने अमेरिकी जनता पर अत्याचार किया। एक ऐसी सेनापति को अमेरिका का राज्यपाल बनाया जिसने स्वायत्त शासन को ही समाप्त कर दिया। इस घटना को बोस्टन की चाय पार्टी कहा जाता है। इसके तुरंत बाद ही क्रांति शुरू हो गया। तो आप क्या समझे कि लॉर्ड नाथन जो कि चाय पे टैक्स बढ़ा दिया, अमेरिका लोग भड़क गया। इतना तो समझे होइएगा। इस चाय आता कहाँ से था? तो भारत से। और एक और कारण था कि भाई जब भारत से चाय आता था तो अमेरिका में जो चाय की उत्पादन होती थी वो भी कम थी, ख़त्म थी, नहीं थी। तो जब चाय की पेटी भारत से आ रहा था, एक बार 340 पेटी आया तो 340 पेटी का अमेरिकी क्रांतिकारी ने फेंक दिया समंदर में, जिससे क्या हुआ, लॉर्ड नाथन गुस्सा हो गए। गुस्सा हुए तो उन्होंने ये एक ऐसा व्यक्ति को नियुक्त किया इस मामलों से निपटने के लिए जो एक्चुअली में वो इंसान था ही नहीं, है ना, वो राक्षस था। उन्होंने इतना क्रूर शासन, मतलब इतना घटिया तरीका से मारा उन लोगों को, समझ रहे, कि क्रांति रुक ही नहीं सकती थी, है ना। इसे बोस्टन का चाय पार्टी कहा जाता है। और इसके बाद ही क्रांति शुरू हो गई। आई होप कि आप लोग कारणों को समझे होइएगा कि अमेरिकी राज्य क्रांति क्यों हुई। ठीक है, क्लियर। तो अब हम लोग बढ़ेंगे परिणाम और प्रभाव की तरफ। वीडियो बाबू लंबी होगी,
25-30 मिनट तक जाएंगे, लेकिन आपको समझा दे के छोड़ूंगा मैं, ठीक है, और आपको समझना भी है, ठीक है। ऐसे सिर्फ PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, मैं वहाँ PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा। अब हमें पढ़ना है अमेरिकी राज्य क्रांति के निम्नलिखित प्रभाव हुए। देखिए, मैं ना समझाऊँ तो 10 मिनट में मैं सिर्फ रीडिंग देख के वीडियो बना सकता हूँ, किंतु मुझे समझाना भी तो है। अमेरिका पर प्रभाव, देखिए अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, देश में प्रजातांत्रिक यानी गणतंत्र शासन की स्थापना, यह अमेरिकी क्रांति की सबसे बड़ी देन थी। यानी यहाँ पर लोग स्वतंत्र हो गए, गणतंत्र की स्थापना हो गई, लोकतंत्र की स्थापना हो गई, ठीक है, इस क्रांति का ही देन था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, आधुनिक इतिहास में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष की स्थापना हुई। यानी यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई, यानी इस देश में कोई विशेष धर्म को दर्जा नहीं दिया गया, सभी धर्म समान है। जैसे कि भारत में नए संविधान के अनुसार चर्च को राज्य से अलग कर दिया गया। पहले क्या होता था, चर्च के द्वारा शासन चलाया जाता था, लेकिन चर्च को अलग कर दिया गया। क्लियर? चलिए, थोड़ा फास्ट भाग रहा हूँ। अमेरिका पर सामाजिक प्रभाव, देखिए, मानवीय समानता पर विशेष बल और खियों को संपत्ति पर समान उत्तराधिकार प्राप्त हुआ। महिला शिक्षा के लिए एक स्कूलों की स्थापना एवं और मध्यम वर्ग की शक्ति बढ़ी, यानी महिला की शिक्षा और मध्यम वर्ग की शक्ति बढ़ी। देखिए, अमेरिका पर आर्थिक प्रभाव, देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, साथ ही कृषि का विकास हुआ। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको पता अमेरिका में है, और कृषि का विकास हुआ इस क्रांति के बाद। दूसरा नंबर में देखिए, उद्योग धंधे का लाभ, अंग्रेजों द्वारा लगाए गए व्यापारवादी प्रतिबंधों से अमेरिकी उद्योग मुक्त हो गए। युद्ध काल में इंग्लैंड ने वस्तुओं का आयात बंद हो जाने के कारण अमेरिकी उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिला। अमेरिकी बंदरगाहों को विश्व व्यापार के लिए खोलने से व्यापार में क्या हुआ कि युद्ध हुआ तो माल वाल आना इंग्लैंड से बंद हो गया, है ना। तो ऐसे में क्या हुआ भाई, जब अपने पे पड़ता है ना तो कुछ भी करोगे तुम, तो ऐसे में ही किसी चीज़ का आविष्कार हो जाता है, किसी चीज़ में लोग आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो भाई जब सामान आ नहीं रहा था वहाँ से, कच्चे माल पक्के माल कुछ भी नहीं आ रहा था, लोग अपने ने आविष्कार करना शुरू कर दिया, कृषि करना शुरू कर दिया, है ना, व्यापार करना अन्य देशों से शुरू कर दिया, तो ये सब हुआ। चलिए, अब देखिए इंग्लैंड पे क्या प्रभाव पड़ा। पहले तो जॉर्ज तृतीय के व्यक्तित्व का शासन का अंत हो गया, इसका शासन का अंत हो गया, ठीक है, और इंग्लैंड की प्रतिष्ठा भी घटी। इंग्लैंड की औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन, अब वो समझ गया था कि नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तो आज ये जो उपनिवेश है, अमेरिका ने ऐसा किया है, कल कोई और भी कर सकता है। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन अर्थात ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की स्थापना की। इसके साथ ही इंग्लैंड द्वारा नए उपनिवेशों की स्थापना की गई, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में भी की गई। इंग्लैंड द्वारा वाणिज्यवादी सिद्धांत का परित्याग कर मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया, और ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया जाए। इसी वजह से क्या हुआ कि अमेरिका इतना दिन तक इंग्लैंड उपनिवेश मतलब बना कर रखा अन्य देशों को। देखिए, फ्रांस पे भी प्रभाव पड़ा था। ये क्या हो गया, हाँ, देखिए फ्रांस पे क्या प्रभाव पड़ा था। फ्रांस की आर्थिक अवस्था का दयनीय हो गया। फ्रांस ने इस क्रांति में अमेरिका की मदद की थी और क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का अमेरिका संघर्षों में देखा जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि अमेरिका की स्थिति दयनीय होगी क्योंकि उन्हें जान मान हर जगह से हानि हुई, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की मदद की थी, तो उनके सैनिक भी मरे, उनका पैसा भी गया, उनके हथियार भी गए, तो इस तरह से उनकी हानि तो हुई है ना। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि फ्रांस के लोगों ने मतलब वहाँ के सैनिक भी इस क्रांति में भाग लिया था। तो ऐसे में उस क्रांति का जैसे जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, है ना, तो वैसी ही चीज़ इस क्रांति में भी देखने को मिली, यही बात कह रहा है।
चलिए अगला देखिए, फ्रांस के औपनिवेशिक लाभ। फ्रांस को टोबैगो तथा सेनेगल के रूप में वो उपनिवेश मिल गए जो उसने इंग्लैंड ने शतवर्षीय युद्ध में छीन लिए थे। शतवर्षीय युद्ध में जो जगह उनसे क्षेत्र छीन लिया गया था फ्रांस से, वो अब मिल गया, क्योंकि इन्होंने तो अमेरिका का साथ दिया था और लोगों ने इन्हें दे दिया। इन उपनिवेशों के अतिरिक्त फ्रांस को न्यूफाउंडलैंड पर कुछ सीमा तथा मछली का व्यापार करने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। तो कुछ फायदे भी हुए तो कुछ नुकसान भी हुए। अब हमारा जो अगला है आयरलैंड पे प्रभाव। देखिए प्रभाव भारत पे ही प्रभाव पड़े, मगर उतना मैं लिखा नहीं वीडियो लंबी होने के बाद। ठीक है, देखिए इस स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व आयरलैंड के प्रति भी इंग्लैंड की नीति उदार नहीं थी। इससे पहले आयरलैंड पे इंग्लैंड की नीति उदार नहीं थी, मीन्स अच्छा नहीं थी। आयरलैंड वासियों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त थी और न आर्थिक, दोनों में से कोई नहीं था। आयरलैंड में होम रूल आंदोलन चल रहा था। ऐसे ही में अमेरिकी क्रांति ने उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रेरणा प्रदान की। अमेरिकी नारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, मतलब ये नारा था। आयरलैंड में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। 1780 में वहाँ के वाणिज्य कानून को समाप्त कर दिया और 1782 में पुइंग अधिनियम समाप्त कर दिया। इन दोनों के समाप्त होने से आयरलैंड वालों को आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता मिली तथा वहाँ की व्यवस्थापिका को भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आप लोग देख लीजिए एक बार, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो कोई ठीक है ले सकता है, नहीं तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा, आप ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं वीडियो और आगे बनाऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।